हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 20 और 21 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम 20 और 21 के महत्वपूर्ण बेसिकली समाचारों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय समाचार जिसमें हम नेशनल बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और प्लान्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट्स और उसके इनिशिएटिव्स की पर चर्चा करेंगे। देन बैंक और वित्त से रिलेटेड हम समाचार डिस्कस करेंगे। रक्षा समाचार हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड मुख्य समाचार देखेंगे। खेल समाचार देखेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड हम समाचार डिस्कस करेंगे। पुस्तक और लेखक समाचार, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करेंगे। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड हम समाचार देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे नियुक्तियां और इस्तीफे यानी अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूज। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और आज की क्लास की समरी कि आज के क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो 12 कैटेगरीज में हम आज की न्यूज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो बेसिकली क्या है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबावो सुबांतो, जिन्होंने अभी दुनिया के सबसे बड़े मंत्रिमंडल की घोषणा की है और जिसमें कितने मंत्रिमंडल होने वाले हैं, 109 सदस्य होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। तो सबसे पहले तो याद रखना है आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रबोवो सुबांतियो। अभी इंडोनेशिया अब तक के सबसे बड़े मंत्रिमंडल की घोषणा करने जा रहा है जिसमें टोटल कितने सदस्य होने की उम्मीद है, जिसमें टोटल 109 सदस्य शामिल हैं। तो इंडोनेशिया के झंडे पर नाम लाल और सफेद कैबिनेट नामित यह लाइनअप एक मजबूत एकीकृत सरकार की उनकी दृष्टि को दर्शाता है। सुबांतो राष्ट्र की बहुसांस्कृतिक संरचना और विविध राजनीतिक हितों की एकजुट करने का प्रयास करते हैं। विशेषज्ञों ने नोट किया कि विस्तारित मंत्रिमंडल नौकरशाही पर अधिक बोझ डाल सकते हैं। तो याद रखना है, यहाँ से देखो दो तीन न्यूज बन सकती हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, सुबांतियो। अभी किसने सबसे बड़े मंत्रिमंडल की घोषणा की है, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने। और कितने सदस्य होंगे इसके अंदर, कुल 109 सदस्य होने की उम्मीद। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान को दोगुना कर दिया। और कितना कर दिया है, 600 मिलियन रुपए। तो भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन के लिए अपने अनुदान को बढ़ाकर 600 मिलियन रुपए, लगभग 172.25 मिलियन रुपीस कर दिया है। इंडियन रुपीस की अगर मैं बात करूं तो इस पहल का उद्देश्य भारतीय मूल के तमिल समुदाय में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। केंद्र उवा सवरगुवा और दक्षिणी प्रांतों के 9 स्कूलों पर ध्यान केंद्रित है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करता है। तो याद रखना है, भारत ने अपना अनुदान अनुदान बढ़ाया है जो भारतीय रुपीस में कितना है, 172.25 मिलियन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारी इंटरनेशनल न्यूज है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वियतनाम में लाओ पीडीआर की बेसिकली यात्रा की है। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को 10 अक्टूबर 2024 को वियतनाम लाओ पीडीआर की यात्रा के कुछ मुख्य बिंदु। तो मोदी जी ने 10 से 11 अक्टूबर 2024 तक लाओ पीडीआर की राजधानी वियतनाम का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलुंग सिसोलिथ से मुलाकात की और प्रधानमंत्री सोनसाई सिफानडोन के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप।
तो देखो दो चीजें आ गई यहाँ से। अब राजधानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पूछेगा तो रिसेंट न्यूज में कौन रहे हैं? लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलन और प्रधानमंत्री सोनसाई, जिन्होंने अभी किससे मुलाकात की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। भारत और लाओस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह यात्रा की गई है। क्लियर? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी लाओ पीडीआर की राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ने अभी क्या किया है, या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों का चुनाव किया। तो यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं, संयुक्त राष्ट्र की, तो ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन का एक ऑर्गन है। तो अभी इसने क्या किया है, मानव अधिकार परिषद के लिए 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। तो 9 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25-27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों का चुनाव किया। नवनिर्वाचित सदस्यों में बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, चेकिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, गाम्बिया, आइसलैंड, केनिया, मार्शल द्वीप समूह, मेक्सिको, उत्तर मैसिडोनिया, कतर, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड शामिल है। तो ये नवनिर्वाचित सदस्य हैं। यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से किसको अभी रिसेंटली मानव अधिकार परिषद के 18 सदस्यों के रूप में चुना गया, तो आपको याद रखना है। यूएनएचआरसीए में 47 सदस्य राज्य होते हैं, जिन्हें गुप्त मतदान के माध्यम से सीधे यूएनजीए द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 3 साल का कार्यकाल पूरा करता है और लगातार 2 कार्यकालों के लिए पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी कंडीशन है कि एक बार जो अपॉइंटमेंट होगा वो 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसे री अपॉइंट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। तो उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो पहले तो उड़ान ही याद रखना है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका पर्पस क्या है? भारत में एयरलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है, एयरलाइन क्षेत्र में बढ़ावा देना और नई नौकरियों का उत्सर्जन करना है। अभी इस योजना को भारत सरकार ने 10 वर्षों के लिए बढ़ाया है। तो भारतीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घोषणा की कि सरकार उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना को अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बढ़ाएगी। निर्णय योजना के 8 वर्षों का जश्न मनाने वाले एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया गया। तो उड़ान योजना क्षेत्रीय एयरलाइंस को बढ़ावा देने और हजारों नौकरियों, हाँ बेसिकली नौकरियों के सृजन में महत्वपूर्ण है। 601 हवाई मार्गों और 71 चालू हवाई अड्डों के साथ उड़ान ने पूरे भारत में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट नेशनल न्यूज से है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिविल सेवा कौशल को बढ़ावा देने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ। यह पहल मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा के बीच निरंतर कौशल संवर्धन को बढ़ावा देना है। लक्ष्य यह है कि सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ा भारत के बदलते लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाए, जिससे विशेष रूप से 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत प्रोग्रेस कर सके। क्लियर? नेशनल न्यूज है। ओके, धर्मा प्रोडक्शन और आधार पूनावाला। तो आधार पूनावाला जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, अभी उन्होंने क्या किया है, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो धर्मा प्रोडक्शन बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में करण जौहर के थ्रू डील किया जाता है। करण जौहर इसके हेड हैं। तो अभी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में किसने 50% हिस्सेदारी एक्वायर कर ली है? आधार पूनावाला जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के। तो आधार पूनावाला सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया। डील में धर्मा की डिजिटल शाखा धर्माटिक एंटरटेनमेंट भी शामिल है। अधिग्रहण का मूल्य 1000 करोड़ है।
यह साझेदारी भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति एनएमपी ने भारत के बुनियादी ढांचे के परिदर्शन को बदलते हुए कितने साल पूरे किए हैं? पूरे 3 साल पूरे किए हैं। तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। तो अभी 13 अक्टूबर को इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई गई है। योजना को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक विभाग द्वारा 100 लाख करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ लागू किया गया था। वर्तमान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जो कुल 1614 डेटा परतों को एकत्रित कर रहे हैं। तो याद रखना, पीएम गति शक्ति एनएमपी, जिसे नेशनल मास्टर प्लान के नाम से जाना जाता है, इसे कब लॉन्च किया गया था? 13 अक्टूबर 2021 को। तो ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसका बजट कितना रखा गया है? 100 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, नेशनल न्यूज से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, भारतीय नौसेना के बीच में और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के बीच में, ताकि जो नौसेना के नागरिक कर्मी हैं उनके कल्याण के लिए या उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। तो भारतीय नौसेना ने अपने कार्मिकों के कल्याण को बढ़ाने के लिए बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह पहल 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित करने की आईएन की घोषणा के अनुरूप है। पहले नौसेना के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस सहित जीवन बीमा उत्पादों की एक विविध श्रृंखला पेश करेगा। साझेदारी का उद्देश्य परिवारों को वित्त राहत प्रदान करना और जीवन बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन करना है। क्लियर? तो याद रखना है, भारतीय नौसेना ने जो उसके कार्मिक हैं उनके इंश्योरेंस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो अभी 3 जगह न्यू हवाई अड्डों का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। तो वो जगह कौन कौन सी हैं? सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर हवाई अड्डा, जिनका अनावरण अभी किसके थ्रू किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू इनका अनावरण किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत विकसित 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। नव उद्घाटित हवाई अड्डे रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित हैं। उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुआ। यह हवाई अड्डे क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाने का लक्ष्य रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, हरियाणा दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हरियाणा अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण करके दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले का अनुसरण करता है, जिसमें राज्यों को एससी और एसटी को प्राथमिकता वाले आरक्षण के लिए विभाजित करने की शक्ति दी गई है। हरियाणा का कदम वंचित अनुसूचित जातियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के उद्देश्य से है। राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय को दो समूह में विभाजित किया और डीएससी और ओएससी के साथ साझेदारी की। तो दो ग्रुप कौन कौन से हो गए? डीएससी और ओएससी। डीएससी डिप्राइव शेड्यूल क्लास कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट। तो आपको याद रखना है, दो बेसिकली अनुसूचित जाति समूह में इसे विभाजित किया गया है, डीएससी और ओएससी। नेक्स्ट स्टेट न्यूज से ये है, मध्य प्रदेश ने दतिया अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म पेश किए। तो पिंक अलार्म का अनावरण कहां पर या किसने शुरुआत की है पिंक अलार्म की? मध्य प्रदेश के दतिया अस्पताल ने। और किसकी सुरक्षा के लिए इसका अनावरण किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना है। यह कदम सार्वजनिक अस्पताल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं को संबोधित करता है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद इस पहल ने अब ध्यान आकर्षित किया है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट न्यूज है। महाराष्ट्र ने साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय साइबर कमांड सेंटर लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग ने L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में नवी मुंबई में भारत के पहले राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्घाटित CCI का उद्देश्य साइबर घटनाओं की जांच की गति और दक्षता को बढ़ाना है। केंद्र में AI और ब्लॉकचेन जैसे उन्नत तकनीकों का समावेश है और जिसमें 50 से अधिक वैश्विक फोरेंसिक और साइबर सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। तो ये 50 जिला साइबर पुलिस स्टेशनों का समर्थन करता है और कानून प्रवर्तन कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक साइबर उत्कृष्ट केंद्र का घर भी है। तो याद रखना है, साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पहला राज्य स्तरीय साइबर कमांड सेंटर लॉन्च किया है। तो कौन सा स्टेट है जिसने पहला राज्य स्तरीय साइबर कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो वो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगो और एक ऐप का अनावरण किया है। तो प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए अभी यूपी के मुख्यमंत्री ने एक बहुरंगी लोगो और एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। लोगो में एक मंदिर, एक ऋषि, एक कलश से अक्षय वस्त्र और भगवान हनुमान की एक छवि शामिल है। 2025 का कुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से। तो LIC ने QIP विच इज योग्य संस्थान प्लेटफॉर्म, जिसे हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं, के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर कितनी कर ली है? 7.10% कर लिया। तो QIP के माध्यम से LIC ने अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी साझेदारी बढ़ाई है और इसको कितना कर लिया? पहले कितनी थी? ये 4.05% थी, जो अभी कितनी हो गई है? 7.10% हो गई है। तो LIC ने बैंक की योग्य संस्थागत प्लेसमेंट प्रक्रिया के तहत 25.96 करोड़ शेयर अधिकृत किए। LIC को कुल जारी आकार का 42.56% प्राप्त हुआ। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को 8.51% और आदित्य बिरला सन लाइफ को 5.67% प्राप्त हुआ है। आवंटन सेबी विनियमों के विनियम 30 के दिशा निर्देशों के तहत किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट, डिफेंस से न्यूज है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजन किया है। तो दक्षिण कमान के सेना के सुदर्शन चक्र कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन कर रहा है। प्राथमिक उद्देश्य विशेष और उभरती प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। अभ्यास 17 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। XX1 कोरिया सुदर्शन चक्र कोर का मुख्यालय कहां पर आयोजित है? ये भोपाल में स्थित है। सुदर्शन चक्र ने स्टार्ट किया स्वावलंबन शक्ति अभियान, जो कहां पर स्टार्ट किया गया है? झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में। तो याद रखना है, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अभी स्वावलंबन शक्ति अभियान सुदर्शन चक्र कोर के थ्रू या उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। डन? ओके। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है। भारत और ओमान ने गोवा के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह का बेसिकली आयोजन किया। पहले तो आपको याद रखना है, नशीर अल बहर किस किस के बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच में। कहां पर कंडक्ट किया गया? ये भारत में कंडक्ट किया गया 13 से 18 अक्टूबर। और भारत में भी ये कहां पर कंडक्ट किया गया है? गोवा के तट पर। किस तरह का अभ्यास है ये? नौसैनिक अभ्यास है। भारत और ओमान की नौसेना के बीच में इसे बेसिकली कंडक्ट किया जाता है। तो भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद और डॉनियर समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी के साथ अभ्यास किया गया। ओमान की रॉयल नेवी के जहाज अल सिब ने भी अभ्यास में भाग लिया और अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था।
क्लियर। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है भारत और ओमान के बीच में, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये इस बार कहां पर कंडक्ट किया गया, तो भारत में गोवा में इसे कंडक्ट किया गया है। क्लियर यहां तक? ओके। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। भारत के पहले सैन्य खुफिया के अनसंग हीरोज के स्मारक सतर्क पार्क का पुणे में अनावरण किया गया। तो सतर्क पार्क कहां पर अनावरण किया गया इसका? पुणे में। ये उन खुफिया एजेंसियों या उन खुफिया कर्मियों को बेसिकली शहादत प्रदान करता है जिन्होंने भारत के लिए सेवा करते हुए अपने प्राण गंवाए। तो उद्यान का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार चहल द्वारा किया गया, और इसका रखरखाव सैन्य खुफिया प्रशिक्षण स्कूल और डिपो द्वारा किया जाता है। स्मारक में 40 एमआई कर्मियों की प्रतिमाएं हैं, जिनमें 11 अधिकारी शामिल हैं जो 1962 से विभिन्न अभियानों में मारे गए हैं। पार्क एमआई के आदर्श वाक्य सदा सतर्क यानी हमेशा सतर्क से प्रेरित है। तो याद रखना है सतर्क पार्क कहां पर अनावरण किया गया? पुणे में। डन। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो कोयला गैलरी, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और कोयला और खदान राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे, जिन्होंने पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी जिसका शीर्षक ब्लैक डायमंड था, गहराइयों का अनावरण है। कोयले की यात्रा को उसके निर्माण से लेकर आधुनिक ऊर्जा उत्पाद में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को ये उजागर करता है। इन सिर्फ डिस्प्ले के माध्यम से गैलरी आगंतुकों को कोयला निष्कर्षण, खनन प्रौद्योगिकी, पर्यावरणिक प्रथाओं और सतत ऊर्जा में भविष्य के नवाचारों के बारे में शिक्षित करती है। गैलरी नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में स्थित। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो आईआईटी मद्रास 2025 तक दुबई में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है। तो आईआईटी मद्रास अब क्या करेगी? दुबई में अपना पहला प्रमुख केंद्र स्थापित करेगी। केंद्र अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2025 की शुरुआत में खुलने के लिए तैयार, यह पहल भारत और यूएई के बीच सहयोग और ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। केंद्र अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 500 करोड़ रुपए के नवीन परियोजक घटकों के लिए योजना दिशा निर्देशित अधिसूचित किए हैं। तो याद रखना है एमएनआरई ने पीएम सूर्य घर, ये बेसिकली जो योजना है जिसमें रूफ टॉप बेसिकली जो सोलर पैनल है उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए बढ़ावा मिलता है, सब्सिडीज दी जाती हैं। तो उसी के लिए 500 करोड़ रुपए के नवीन परियोजना घटक के लिए योजना दिशा निर्देशित अधिसूचित किए हैं। तो यह पहल विशेष रूप से भारत में निम्न आय या हाशिए पर रहने वाले परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनावे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। योजना कार्यान्वयन एजेंसी गुरुग्राम हरियाणा स्थित राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा संस्थान है। वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए जो भी कम हो तक कवर करेगी, और छत पर सौर ऊर्जा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने पुणे में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का अनावरण किया है। तो 2024 में 13 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विकसित यह सुविधा उन्नत स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का बेसिकली उपयोग करके पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्ट का उत्पादन करेगी। यह पहल भारत की स्थायी प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करती है और जीवाश्म आधारित प्लास्टिक से जैव
अवकरणीय विकल्पों की ओर स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखती है। भारत जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर पर 12वें और एशिया प्रांत क्षेत्र में 13वें स्थान पर, और इसे जैव अर्थव्यवस्था के 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचने का भी अनुमान है। क्लियर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। बाला देवी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो नंगोम बाला देवी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह मणिपुर पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलती हैं। उनकी हालिया उपलब्धि को 2024 सैफ महिला चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ एक गोल के बाद मनाया गया था। बाला देवी की यात्रा उनके समर्पण और भारत में महिला फुटबॉल में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी दर्शाती है। नेक्स्ट है विश्व आयोडीन कमी दिवस 2024 एक व्यापक अवलोकन। तो विश्व आयोडीन कमी दिवस, जिसे वैश्विक आयोडीन कमी विकार रोकथाम दिवस के रूप में जाना जाता है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्राथमिक लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन आयोडीन की कमी के प्रतिकूल परिणामों पर जोर देता है, जो एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। आयोडीन की कमी को समाप्त करने के प्रयास और विभिन्न कार्यक्रम की उपलब्धियों को भी यह दिन उजागर करता है। क्लियर। नेक्स्ट, विश्व मानक दिवस 2024। तो एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण बदलते जलवायु के लिए मानक थीम के साथ 14 अक्टूबर को हमने विश्व स्तर पर विश्व मानक दिवस सेलिब्रेट किया। पहली बार इसकी शुरुआत 1970 को की गई थी। यह दिन स्वैच्छिक मानकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों और संगठनों के सहयोगात्मक योगदान का भी सम्मान करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि थीम के साथ 11 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, जिसे पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था, जिसका उद्देश्य लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को संबोधित करना और उनके सशक्तिकरण और मानवाधिकार को बढ़ावा देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया है हमने? 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है। तो याद रखना है आपको 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्लियर। नेक्स्ट, विश्व गठिया दिवस। तो सूचित विकल्प बेहतर परिणाम के साथ 12 अक्टूबर को हमने विश्व गठिया दिवस मनाया, जो रोमेटिक और मस्कुलर स्केलेटस बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व गठिया दिवस की स्थापना पहली बार 1996 में गठिया और रोमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम को इसके प्रारंभ से हर साल मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है दुनिया के पर्वतीय स्तनधारी नामक पुस्तक एम के रंजीत सिंह द्वारा लिखी गई है। तो बुक्स एंड ऑथर से हैं माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस बुक का नाम है, जिसको अभी एम के रंजीत सिंह, जो एक संरक्षणवादी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक पेंगुइन रेडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई। रंजीत सिंह ने भारत की वन्यजीव संरक्षण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका नवीनतम साहित्य प्रयास दशकों के शोध, अन्वेषण और प्राकृतिक दुनिया के प्रति जुनून को भी उजागर करता है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट से इकोनॉमिकल फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट। तो विश्व का आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की रिपोर्ट, जिसमें 165 क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा अपने आर्थिक पसंद बनाने की सीमा का मूल्यांकन करती है। तो 2022 के नवीन आंकड़ों के अनुसार आर्थिक रूप से सबसे स्वतंत्र 3 क्षेत्र हैं। पहला हांगकांग है, दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। रिपोर्ट पिछले 3 वर्षों में आर्थिक स्वतंत्रता में वैश्विक गिरावट का संकेत देती है। यह गिरावट लगभग 2 दशकों तक चली सुधार की प्रवृत्ति को भी उलट देती है। तो याद रखना है, आर्थिक स्वतंत्रता में टॉप पर हांगकांग है, सिंगापुर सेकेंड नंबर पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट, अवार्ड एंड रिकग्निशन से है लियू यूकॉन यांग जी एन ISSF वर्ष के एथलीट्स के रूप में चमके हैं। तो अंतरराष्ट्रीय निशानबाजी खेल महासंघ ने चीन के लियोन यूकोंग को वर्ष के एथलीट्स के रूप में नामांकित किया है और कोरिया की यांग जी इनको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट्स के रूप में नामांकित किया है। तो उनकी प्रशंसा उनके शूटिंग खेल में समर्पण और उत्कृष्टता को दर्शाती है। तो दोनों का नाम याद रखना है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, मेल और फीमेल।
नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकग्निशन से है, केरल के अशोकन चारुविलन ने कटूर कडवु के लिए 2024 का वायलार पुरस्कार जीता है। तो अशोक चारुविल जो एक भारतीय लघु लेखक हैं जो मलयालम भाषा में लिखते हैं, उन्होंने अपने उपन्यास जिसका नाम है कटूर कडावाकू उसके लिए 48वां वायलार राम वर्मा स्मारक साहित्य पुरस्कार जीता है। उपन्यास जीवन पुनरुत्थान और राष्ट्रीय आंदोलन के विषयों का अन्वेषण करता है जो महान बाढ़ से तबाह हुए एक गांव की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है। पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि और कलाकार कनाई कन्हीरामन द्वारा डिजाइन की गई कांस्य मूर्ति भी शामिल है। तो पुरस्कार 27 अक्टूबर 2024 को वायलार राम वर्मा की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है, विजय किशोर राहटकर एनसीडब्ल्यू की यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है श्रीमती विजय किशोर राहटकर, जिनको अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वह इस पद पर सम्मानित होने वाली 9वीं व्यक्ति हैं। घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह नियुक्ति भारत में महिलाओं के अधिकार और मुद्दों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती। तो नाम याद रखना है विजय किशोर, जिनको अब इस पद पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये अभ्युदल जिंदल जो भारतीय वाणिज्य मंडल के यानी नेशनल न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सो भारतीय वाणिज्य मंडल ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक अभ्युदल जिंदल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। घोषणा नई दिल्ली में आयोजित आईसीसी के वार्षिक पूर्ण सत्र के दौरान की गई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवा दी। जिंदल की नियुक्ति से आईसीसी में नए दृष्टिकोण आने की उम्मीद है। नेक्स्ट नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अभी हमको पता है हरियाणा में इलेक्शन हुए जहां पर नायब सिंह सैनी ने अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। वे दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती हैं। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया। अब एक बार क्विक हम समरी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे जिसमें हमने देखा कि इंडोनेशिया ने सबसे बड़ी कैबिनेट का अनावरण किया है। सेकेंड, हमने भारत और श्रीलंका के बीच में बागान क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनुदान देखा। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की वियत नीति यानी लाओ पीडीआर की यात्रा के बारे में हमने डिस्कस किया और यूएनजीए ने मानव अधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि सरकार उड़ान योजना को और 10 साल के लिए बढ़ाएगी। सिविल सेवा कौशल को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का अनावरण किया गया और आधार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन की हिस्सेदारी 50% हिस्सेदारी खरीदी है। तो पीएम गति शक्ति के अभी 3 साल पूरे हुए हैं और भारतीय नौसेना और बजाज अलायंस ने अभी समझौता किया। नेक्स्ट, राज्य में हमने देखा 3 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। हरियाणा पहला राज्य बना दलित उप कोटा लागू करने वाला और दतिया अस्पताल जो मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म उसने स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र ने राज्य स्तरीय साइबर कमांड सेंटर लॉन्च किया है ताकि साइबर अपराध से निपटा जा सके। और 2025 में कुंभ मेला जो यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। बैंकिंग से हमने देखा एलआईसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी बढ़ाई है। डिफेंस से हमने देखा था सुदर्शन चक्र कोल ने स्वावलंबन शक्ति अभियान शुरू किया और उसके साथ साथ नसीर अल बहर हमने भारत और ओमान के बीच में नौसैनिक अभ्यास के बारे में भी चर्चा की। सतर्क पार्क जिसका अनावरण अभी कहाँ किया गया, पुणे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और हमने देखा कि नई दिल्ली में विज्ञान केंद्र में पहली बार कोयला गैलरी, आईआईटी अपना दुबई में नया सेटअप स्टार्ट करेगी और पीएम सूर्य घर योजना से भी हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी। और बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन पुणे में केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। स्पोर्ट्स से हमने देखा बाला देवी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला बनी है और इंपॉर्टेंट डेज में विश्व आयोडीन, विश्व मानक दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व गठिया दिवस के बारे में चर्चा की। बुक से हमने देखा दुनिया के पर्वतनीय स्तनधारी द माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड बुक रंजीत सिंह द्वारा लिखी गई है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट देखी। पुरस्कार में हमने आईएसएसएफ मेल और फीमेल ऑफ द एथलीट्स के रूप में 2 लोगों को चुना गया है और केरल के अशोकन को कटूर कवाडू के लिए वायलार पुरस्कार मिला है। नियुक्तियों से
एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजय किशोर, उसके साथ साथ भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल और नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो 20 और 21 अक्टूबर की हमने डिस्कस की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।